तो अभी हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सारा डिस्कस कर चुके हैं, 5 लॉ। वो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिफ्थ हमारा लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम था। अब हम लोग कुछ थ्योरी पे आते हैं। तो एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन के द्वारा दिया गया था, और ये 1808 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1808 में दिया गया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताता है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बताता है कि जितना भी मैटर है, चाहे ये है या कुछ भी मैटर, मैटर तो समझ रहे हो ना किसको कहते हैं? तो कोई भी मैटर है तो वो एक एटम से बना है। मतलब कोई भी मैटर है तो एटम्स के कंबाइन होने से बना है, इंडिविजुअल एटम के कंबाइन होने से बना है। तो और एटम्स के कंबाइन होने का भी एक प्रोपोर्शन है, तभी जाके वो एक एक मैटर बन रहा है। ये अलग मैटर है, ये कंप्लीट अलग मैटर है। जो हम लोग ये ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है। तो ये सब एक एटम्स के कंबाइन होने से ही बन रहा है सब कुछ। लेकिन एटम का कंबाइन होना, किस तरह से कंबाइन होना है, उस पर भी डिपेंड करता है एटम्स, मतलब मैटर का शेप, साइज, नेचर। तो वो जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, वो वो एटम्स जो कंबाइन होकर के कोई मैटर बना रहे हैं, वो इसलिए डिफरेंट मैटर्स का कॉम्बिनेशन हमें शो करते हैं क्योंकि हर एक एटम्स का एक अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। वो अपना एक इंडिविजुअल नेचर रखा हुआ है। हर एक का एक से दूसरे के साथ नेचर डिफरेंट कर रहा है। जैसे कार्बन का एटम है, जैसे कार्बन का एटम है, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। तो ऑक्सीजन का जो एटम है और हाइड्रोजन का जो एटम है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट करती है। जैसे हाइड्रोजन का मास ही है, तो ये 2 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, ये कितना हो गया? ये 12 ग्राम हो गया। जब मास में ही इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस है, ये 2 है, ये 16 है, ये 12 है। कोई एटम होगा जो 65 ग्राम का होगा, एक एटम का वेट। तो मास भी एक प्रॉपर्टी है। हम लोग मास में ही इतना वेरिएशन देख रहे हैं एटम्स का। तो यही कहता है कि ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। उनकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, और इसमें हम लोग मास को भी कह सकते हैं और उनका केमिकल नेचर को भी कह सकते हैं। और कोई भी कंपाउंड हम बना रहे हैं, जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डिस्कस किए थे कि जो भी हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं, जो भी कंपाउंड हमारा बनता है, उसमें जो हमारा एटम्स है वो कंबाइन कर रहा है। एटम ही कंबाइन कर रहा है ना उस एलिमेंट का। वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रहा है, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रहा है, तब जाकर के वो एक कंपाउंड बना रहा है। ये नहीं है कि किसी भी रेशियो में कोई भी चीज़ कंबाइन कर जाएगा तो एक कंपाउंड बनेगा। अगर H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक अलग रेशियो में कंबाइन करके H2O बना रहा है, एक अलग रेशियो में कंबाइन होकर के हाइड्रोजन पर बना रहा है। तो दोनों चीज़ में इनका मास रेशियो, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो अलग है। तो यही बात है कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। और दूसरी चीज़, डाल्टन्स लॉ ये भी बताता है कि कोई भी एटम है वो ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे देख लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस दौरान कोई भी एटम को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है कि H2 का जितना एटम यहाँ पे है, O2 का जितना एटम यहाँ पर है, जितना एटम यहाँ पर, जितना एटम यहाँ पर है, वही कंबाइन होकर के ये बना रहा है। तो जितना मास इन दोनों का सम करके इधर आएगा, उतना ही मास इधर सम करके आएगा। मतलब कि मास मास ना तो इधर घट रहा है ना बढ़ रहा है, और ना ही इधर से कोई हटाया जा रहा है मास, ना ही बढ़ाया जा रहा है। मतलब कि एटम्स नॉर बी क्रिएटेड, नॉर बी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, destroyed destroyed during a chemical reaction, during chemical reaction.
रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ना ही हम इसमें कोई एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर सकते हैं, ना ही इसमें से कोई आइटम को घटा सकते हैं। एक फिक्स्ड रेशियो में ये कंबाइन करेगा और बनाएगा, और दोनों का मास सेम रहेगा, दोनों साइड का, इधर और इधर का मास सेम रहेगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारे केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी तो सेटिस्फाइड कर रहा है कहीं ना कहीं। वो कैसे कर रहा है ये भी हम लोग एक एक लॉ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है। तो वही बात हुआ कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस्ट, मतलब जितना एटम कंबाइन करके, एलिमेंट का जितना एटम यहाँ पे कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जितना यहाँ पे उसका मास है उतना ही उसका यहाँ पर भी मास है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी डिफाइन कर रहा है। फिर ये जो एटम है, ऑक्सीजन है, H2O जब बना रहा है तो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहा है, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी ये प्रूव कर रहा है। अभी वही H और ऑक्सीजन है, ये H2O भी बना रहा है और यही H2O2 भी बना रहा है। यहाँ पर भी ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी फॉलो कर रहा है। कैसे? क्योंकि अगर जो फिक्स्ड रेशियो यहाँ पर H2O के लिए है वो फिक्स्ड रेशियो यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे अलग हो जा रहा है। तो ये बात बता रहा है ना कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे कंबाइन कर रहा है, लेकिन वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे कंबाइन कर रहा है तो उस पर भी इसका प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि अगर उस समय इसका फिक्स्ड रेशियो 1:8 है तो ये बना देगा। अगर यहाँ पे इसका फिक्स्ड रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 1:16, अगर 1:16 है तो यहाँ पर ये H2O2 बना देगा। ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी प्रूव कर रहा है। लेकिन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को ये डाल्टन थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करता है। तो डाल्टन्स जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है, कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कौन कौन सा फर्स्ट लॉ का काम कर रहा है, सेकंड को भी कर रहा है, थर्ड को भी कर रहा है। कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये हो गया हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कवर कर लिए और एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कवर कर लिए। तो अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में अब आता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ कंसंट्रेशन टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन टर्म हमारी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन टर्म्स किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है? तो कंसंट्रेशन जो होता है वो तभी होगा जब एक दूसरे किसी के साथ मिक्सचर बनेगा, यानी कि सॉल्यूशन। कभी भी कोई चीज़ का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन रूप रहेगा, तभी हम लोग उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म अप्लाई करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, और सॉल्यूशन की दो चीज़ों से बनता है। एक होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। एक हुआ हमारा सॉल्यूट, एक हुआ हमारा सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो लेसर अमाउंट में होता है, सॉल्यूट जो होता है हमारा लेसर अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है हमारा हायर अमाउंट में होता है, हायर अमाउंट में होता है। जैसे हम लोग घर पे चीनी और पानी मिक्स कर रहे हैं, शुगर और वाटर जब हम लोग मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है ना हमारे पास, शुगर और वाटर का, मीठा पानी जो बनता है हमारा शुगर वाटर का। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन और सॉल्यूट कौन है, तो जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। तो यहाँ पे खुद ही थोड़ा सोचो, तुम खुद समझ लोगे कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है। तो सॉल्वेंट कौन होता है? जब हम चीनी पानी घोलते हैं, नमक पानी घोलते हैं, तो वहाँ पे सॉल्वेंट कौन काम करता है? वाटर हमारा क्या काम करता है? सॉल्वेंट की तरह। और सॉल्यूट की तरह कौन काम करेगा? जो सॉल्यूशन में कम में होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग ज़्यादा चीनी थोड़ी डालते हैं, पानी ज़्यादा रहता है, चीनी कम रहता है। यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या रहेगा? शुगर। ये हुआ, ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कंसंट्रेशन में मैटर करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग डिफरेंट तरीके से हम लोग मेजर करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। और डिफरेंट कंसंट्रेशन का टर्म्स क्या क्या होता है? तो पहला हुआ वेट बाय वेट रेशियो,
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, बस 3 डिस्कस करते हैं आज हम लोग। अगर टाइम बचे तो मैं आगे डिस्कस कर लूँगी। अभी वेट बाय वेट और ये तो चलते हम लोग आगे। पहला हमारा कंसंट्रेशन टर्म क्या है? पहला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा वेट बाय वेट परसेंट। क्या है? वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या है? एक एग्जांपल से समझो। एग्जांपल के बिना तो ये समझ लोगे, लेकिन एग्जांपल सबसे पहले किसी चीज को समझने के लिए एग्जांपल लिया करो। तो अगर हमारे पास शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, तो यहाँ हमसे कोई कह दिया कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml of water, 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml of water, 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml of water। तो 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml of water, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंट निकालना हुआ तो ये तो ml में दिया है ना, तो अभी तो ये वेट नहीं है। और फिर बोल दे रहा है कि इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा 1 ग्राम पर ml है। तो फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट। फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। इस सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट हम लोग को निकालना है। तो हमेशा जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे कम कौन है? 5 ग्राम शुगर, 100 ml वाटर का मास क्या हो जाएगा? 100 ml वाटर का मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? 100 ग्राम आ गया हमारा किसका? वाटर का वेट। वाटर का वेट हमारा 100 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंट अगर निकालने हमको बोला जा रहा है तो हम लोग वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ कम कौन रहता है? सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया इंटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग जब भी मैथ्स में भी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो एक छोटा सा हिस्सा डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा हिस्सा। तो पूरा हिस्सा में क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का सम सॉल्यूशन का वेट हो जाता है। यहाँ पर हमारा सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। हमारा ये हो गया 5 ग्राम डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन में क्या क्या था हमारा? सॉल्यूशन में हमारा है सॉल्यूट और क्या है? सॉल्वेंट। तो दोनों के वेट का सम हम लोग करेंगे। तो सॉल्यूट हमारा 5 ग्राम है और सॉल्वेंट हमारा 100 ग्राम है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 105 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज निकल के आएगा। ये 3 चीज को कवर कर देते सर, क्योंकि कल की वीडियो छोटी थी। तो ज़्यादा नहीं है, ये तुरंत खत्म हो जाएगी। छोटा छोटा टॉपिक है, मतलब 10 मिनट मैक्सिमम। नहीं, जैसे अगर बच्चे आएंगे ना तो सीट खींचेंगे तो आवाज ये सब चीजें आएंगी। 10 से 5 मिनट में काम खत्म हो जाए। अभी वीडियो रुकी हुई है ना सर, उसको ऑन कर दीजिए। ऑन कर दिए? हाँ। 5% वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है हमारा। मान लो सॉल्ट सोल्यूशन का, सॉल्ट सोल्यूशन का। तो इसका मतलब क्या है 5% का? यानी कि 5 ग्राम सॉल्ट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये हुआ वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब। अब दूसरा हम लोग जाते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पे। दैट इज
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये क्या कहता है, अगर मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझे, तो यहाँ कह दिया कि 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब इसका 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर, शुगर ही मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ml ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे कोई हमको एक क्वेश्चन इस पे दे दिया कि 30 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in 100 ml of solution, 100 ml of solution, और फाइंड वेट, फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसका क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ क्या निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हमारा निकालना है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का क्या क्या हो गया फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 30, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन ही आएगा, सॉल्वेंट नहीं आएगा ना, क्योंकि हम लोग जब भी परसेंटेज निकालते हैं स्मॉल बाई होल करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 100, अब परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका क्या आ गया आंसर 30% आ गया। तो अब हम लोग थर्ड पे जाते हैं। थर्ड है हमारा वेट बाई वॉल्यूम। क्या है, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट सिंपल यही बात है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, और इन सब पे हम न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे, तो ये सारा जो हम लोग अभी तक तीनों पढ़े हैं इसका डाउट जितना होगा वो क्लियर हो जाएगा, और आगे फिर हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।